हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले रीज़न है इसकी करंट अफेयर्स, जो कि हमारे अगस्त मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि अब हमारी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे टोटल कंप्लीट हो गई है। सारे लेसन प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करते हैं। इस बार यहाँ पे 4 टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग इंडिया और मालदीव्स की जो बायलैटरल रिलेशन है इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। फिर इंडिया वियतनाम है, अब्राहम अकॉर्ड है जो कि काफ़ी न्यूज़ में था, और सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, हम लोग ये चारों टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो लास्ट लेसन में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ, और साथ ही साथ आज आप लोग के लिए कुछ फ्रेश क्वेश्चन है, तो उनके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोग भी वैसे ही पार्टिसिपेट कीजिए, तभी आप लोग को यहाँ पे फ़ायदा होगा। क्योंकि रिवीजन जो है जितना आप लोग कीजिएगा, आगे पढ़ते जाइए, आगे लेसन देखते जाइए, लेकिन पीछे की चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। और उसके लिए आपको बस यहाँ पे मैं क्वेश्चन के फॉर्म में रिवीजन कराती हूँ, तो उसकी आंसर ज़रूर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। और भी लेसन्स देखने के लिए बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से सारे लेसन्स देख सकते हो। सो ये बेसिक 3 क्वेश्चन है जो कि पॉलिटी से मैं पूछी थी। सबसे पहले है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसे कहते हैं। सेकंड एक आर्टिकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 142 इसकी क्लॉज 2, इसके बारे में बतानी थी। थर्ड है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट किसे कहते हैं। तो आइए इसके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले कंटेम्प्ट, अगर हम लोग यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें, यानी कि ऐसा कुछ काम करना, ऐसा कुछ कमेंट करना, ऐसा कुछ बोलना या ऐसा कुछ एक्सप्रेस करना जिससे कि हमारे जो कोर्ट की डिग्निटी है वो कहीं ना कहीं लो हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। अब यहाँ पे आर्टिकल 142 की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास एक अलग से पावर है कि वो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर निकाल सकते हैं अगर उनको लगता है कि कोई भी यहाँ पे पनिशमेंट देना है। यानी कि किसी को भी अगर कंटेम्प्ट को लेकर, स्पेशली ये कंटेम्प्ट को नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उन्हें लगता है कि उन्हें जो है इस तरीके से ऑर्डर देना चाहिए किसी भी प्रोसीडिंग को लेकर, किसी भी मैटर को लेकर। अगर उनको लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उनको ऑर्डर देना चाहिए, तो वो 142 आर्टिकल के तहत देते हैं। लेकिन यहाँ पे कंटेम्प्ट की अगर हम लोग बात करें तो किसी को भी अगर पनिशमेंट देनी है इस तरीके से कंटेम्प्ट में, तो यहाँ पे सारे पावर है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी पर्सनस के यहाँ पे अटेंडेंस को लेकर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि कंटेम्प्ट करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे पनिशमेंट देनी है तो वो आर्टिकल 142 के तहत यहाँ पे पनिशमेंट देंगे। थर्ड है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट किसे कहते हैं। 2 तरीके का कंटेम्प्ट होता है, एक है सिविल कंटेम्प्ट, सेकंड इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इंसान विलफुली, अगर चाहकर कोई भी अगर ऑर्डर दिया जा रहा है कोर्ट का और ऑर्डर उसको मानने को इनकार कर रहे, चाह कर इनकार कर रहे और चाह कर नहीं मान रहे, तो उसको सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं। बट क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब है कि चाहे आप बोलो या फिर एक्सप्रेस करो या फिर लिखो या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव के तरीके से कोई भी मैटर ऐसा हो जिससे ये प्रतीत हो कि आप कोर्ट की डिग्निटी को, कोर्ट के ऑनर को कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। या तो आप कोर्ट को स्कैंडलाइज कर रहे हो या तो इंटरफेयर कर रहे हो। कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रहा है उसमें आपने कोई इंटरफेयर किया किसी भी रीजनेबल किसी भी रीज़न के नहीं वजह से, लेकिन जानबूझकर आपने अगर इंटरफेयर किया या फिर इंटरफेयर करना चाह रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि आप इंटरफेयर करेंगे या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उनको कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो ये आपका आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। आज के लिए आपके पास 4 क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करनी है कि हमारे संविधान के आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या है और वैसे ही आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या है। सेकंड है कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पे बताना है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जिसका एम है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करना है एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। यानी कि आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नंबर बताना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। एक्ट देखिए ये 102 था जिसके थ्रू एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि आपको उन सारे स्टेट का नाम बताना है जिसमें कि आपको अगर जाना है, विजिट करना है, स्टे करना है, तो इनर लाइन परमिट आपको लेनी होगी। तो कौन कौन से ऐसे इंडियन स्टेट है जिसमें कि इनर लाइन परमिट लेने की ज़रूरत है। फोर्थ है कि कैसे 6 स्केड्यूल जो है वो डिफरेंट है 5th स्केड्यूल से। सो 4 पॉइंट है डिफरेंस देखने को मिलेगा कि 6 स्केड्यूल कैसे डिफरेंट है 5th स्केड्यूल से, तो इसके बारे में आपको बतानी है। नेक्स्ट मैं जब कल लेसन लेकर आऊँगी तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, बट बिफोर डैट आपको ट्राई करनी है कि आप यहाँ पे आंसर दो। चलिए अब हम लोग अपनी इंटरनेशनल रिलेशन की लेसन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग इंडिया मालदीव्स बायलैटरल रिलेशन के बारे में। बायलैटरल कहने का मतलब है कि जब 2 कंट्री के बीच में कोई भी बातें चलती है, कोई भी मीटिंग होता है, तो उसको हम लोग बायलैटरल कहते हैं। और ये 2 कंट्री के बीच के रिलेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे
तो यहाँ पे थोड़ा ऑपरेशन कैक्टस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो 1988 में एक ग्रुप ऑफ मालदीवियंस थे जिनको यहाँ पे अब्दुल्ला लुतुफ़ी के द्वारा लीड किया जा रहा था, और वो वहाँ के जो मालदीव्स के गवर्नमेंट थे उनको वो हटाना चाह रहे थे। तो इसलिए इस अटेम्प्ट जो उनका अटेम्प्ट था, यानी कि अब्दुल्ला लुतुफ़ी का जो ये अटेम्प्ट था ये फेल्ड हो गया, क्योंकि इंटरफेरेंस देखने को मिला था इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा। और इस ऑपरेशन को यहाँ पे कोड नेम दिया गया जिसका नाम है ऑपरेशन कैक्टस। और इस ऑपरेशन कैक्टस में यहाँ पे INS गोदावरी और INS बेतवा को यूज़ किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। तो इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में आप देख रहे हो कि कितना इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत होती है। सिर्फ ऑपरेशन कैक्टस आपको इतना याद होगा कि 1988 में मालदीव्स में हमारे द्वारा जो है इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया था। बट क्यों चलाया गया था ये सारी चीज़ें आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए आर्टिकल पे चलते हैं। इंडिया के द्वारा यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड किया जाता है मालदीवियंस नेशनल डिफेंस फोर्स में, और ये 70% जो उनके डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे इंडिया के द्वारा ही पूरा किया जाता है। इंडियन आर्मी और ये जो यहाँ पे मालदीवियंस नेशनल डिफेंस फोर्स है इनके द्वारा एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया जाता है जिसको हम लोग इकोवेरिन भी कहते हैं। इकोवेरिन कहने का मतलब है कि मालदीवियंस लैंग्वेज में इसको फ्रेंड्स कहते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज इकोवेरिन है, तो ये भी ध्यान रखना है कि किन दो कंट्री के बीच में होता है, तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग डेवलपमेंट असिस्टेंस के बेसिस पे देखें तो बहुत सारे यहाँ पे मेजर कंप्लीटेड जो डेवलपमेंट असिस्टेंट है वो इंडिया के द्वारा है। जैसे कि आप देखो कि इंदिरा गांधी मेमोरियम हॉस्पिटल भी है जो कि आपको मालदीव्स में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल पुलिस अकेडमी है जो कि हमारे इंडिया के द्वारा जो है वहाँ पर बनाया गया है। ग्रांट भी दिया जाता है कुछ प्रोजेक्ट के लिए, वो भी यहाँ पे हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। और इसमें आप देखोगे कि कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है जैसे कि एम्बुलेंस है, कन्वेंशन सेंटर है, ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर है, पुलिस स्टेशन अपग्रेडेशन है। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे जो ग्रांट है वो हमारे इंडिया के द्वारा दिया जाता है ये हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो ये होता क्या है हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? एक्चुअली एक तरीके का प्रोजेक्ट है जिसमें कि हाई लेवल का जो कम्युनिटी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यानी कि इसके नाम में ही आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे इम्पैक्ट होना चाहिए, और उनके लाइवलीहुड में, इनकम जनरेशन में, चाहे वो हेल्थ में हो, उनके एजुकेशंस में हो, या फिर जेंडर में हो, चाइल्ड एम्पावरमेंट में हो, स्पोर्ट्स में हो, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हो, कोई भी ऐसे फील्ड में हो जो कि बेसिकली कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए हो और उनके लिए जो है हाई लेवल का इम्पैक्ट हो उसके ऊपर। इसके बेसिस पे इस तरीके के जो भी इस फील्ड से जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ना उसमें इंडिया के द्वारा यहाँ पे भाग लिया जाता है और इंडिया के द्वारा यहाँ पे ग्रांट दिया जाता है मालदीव्स को। इंडिया के द्वारा ये साइन किया गया है दूसरे कंट्रीज़ के भी साथ साथ, यहाँ पे अफगानिस्तान और भूटान भी है, तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही आप देखोगे कि इंडिया के द्वारा लार्ज स्केल जो है असिस्टेंस मालदीव्स को प्रोवाइड किया गया है 2014 में जो इंडियन ओशन सुनामी आया था उसके बाद, और 2014 में जो माले में वाटर क्राइसिस हुआ था वो भी ये आपका क्या है, तो ऑपरेशन नीर है। तो ऑपरेशन नीर में जो वाटर क्राइसिस हुआ था तो उस समय भी इंडिया के द्वारा ये मदद प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो दो ऑपरेशन हो गया, एक तो कैक्टस हो गया और ये ऑपरेशन नीर हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग पीपल टू पीपल रिलेशन अगर देखें तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में कैसा है, तो इंडियंस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी है वो भी मालदीव्स से। 25% जो है वो डॉक्टर्स और टीचर्स जो मालदीव्स में देखने को मिलेंगे वो इंडियन नेशनल्स के ही है। साथ ही इंडिया के द्वारा बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड किया जाता है जितने भी मालदीवियंस स्टूडेंट है, जैसे कि इंडियन काउंसिल्स फॉर कल्चर रिलेशन स्कॉलरशिप है, सार्क चेयर फेलोशिप है। तो इस तरीके का हमारे द्वारा स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही इंडिया कल्चर सेंटर भी है माले में जो कि 2011 में इनॉग्रेट किया गया था। कुछ यहाँ पे कोर्सेज भी कंडक्ट कराए जाते हैं जैसे योगा हो गया, क्लासिकल म्यूजिक हो गया, डांस वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही साथ हिंदी कमर्शियल फिल्म्स, टीवी सीरियल्स, म्यूजिक्स ये सारे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मालदीव्स में, वो भी इंडिया के। 2019 में क्या हुआ था कि इंडिया के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, वो यहाँ पे मालदीव्स के हाईएस्ट ऑनर के साथ उनको कन्फेयर किया गया था जो कि रूल ऑफ निशान इजुद्दीन कहते हैं। यानी कि आप लोग देखते हो कि हर एक कंट्री का अपना अवार्ड देने का एक हाईएस्ट उनके यहाँ का सिविलियन अवार्ड होता है या फिर किसी और तरीके का हाईएस्ट ऑनर होता है, तो ये हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे दिया गया था मालदीव्स के द्वारा जो कि रूल ऑफ निशान इजुद्दीन है। अब चैलेंजेस देखते हैं कि ठीक है हमारे रिलेशन तो ओवरऑल आप अच्छा देख ही रहे हो, हर एक पर्सपेक्टिव में अभी हम लोग डिस्कस कर लिए तो हर जगह से देखने को मिल रहा है कि सही है, बेटर है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस है हमारे और मालदीव्स रिलेशन में। तो है क्या? सबसे पहले आप देखोगे चाइना क्या करता है कि हर एक कंट्री को, चाहे जैसी भी कंट्री हो, मेनली वो डेवलपिंग कंट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है और वो उसको अपने डेट ट्रैप में फंसाने का कोशिश करता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाइना के द्वारा किया जाता है कि वो कंट्री जो है ना चाइना के पल्ले में
में पड़ जाते हैं और चाइना का जो डेट होता है उसको वो चुकाने के लिए उस ट्रैप में वो फंस जाते हैं। तो ये गेम खेला जाता है चाइना के द्वारा। तो मालदीव्स का जो ये रिलायंस है वो चाइना पे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि 2.5 जो यूएस डॉलर है उससे आप देखोगे उससे भी ज़्यादा जो है बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है चाइना के द्वारा मालदीव्स में चलाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे फॉरेन डेट अगर हम लोग टोटल देखें तो कंट्री का जीडीपी का कितना है, तो टोटल जो ये यहाँ पे डेट है यानी कि कर्ज है कंट्री का मालदीव्स का वो 40% तक का हो चुका है, यानी कि उनके टोटल जीडीपी का अगर मालदीव्स का बात करें तो। यानी कि यहाँ पे डेट ट्रैप जो डिप्लोमेसी है चाइना का उसमें मालदीव्स ऑलरेडी फंसा हुआ है। सेकंड है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है मालदीव्स में, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है अब तक यहाँ पे सही तरीके से नहीं इस्टेब्लिश हो पाया और इसके कारण इंडिया का रिलेशन काफ़ी इम्पैक्ट भी होता है। जैसे कि 2012 में मालदीव्स के द्वारा एक टर्मिनेशन यहाँ पे अनाउंस किया गया था कि वो यूएसडी का जो 511 मिलियन प्रोजेक्ट है उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, और वो भी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, यानी कि हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं लेकिन यूएस का जो है वो उसको कैंसिल कर रहे हैं। तो कई बार ये भी देखने को मिलता है कि इस तरीके से जो है ना इनका ऐसा डिसीजन होता है कि इंडिया के साथ रिलेशन जो है कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं। अगर इनकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अगर देखें तो ये ओवरऑल जो इंडियन ओशन में जो सिक्योरिटी है उसको भी कहीं ना कहीं चैलेंज करता है, यानी कि यहाँ पे रेडिकलाइजेशन भी इंक्रीज़ हो सकता है। 200 से ज़्यादा जो है मालदीवियंस यहाँ पे इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन कर चुके हैं, अब तक ऐसा रिपोर्ट निकल कर आया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा जो है इस तरीके का इनस्टेबिलिटी होता है, तो लोग कहीं ना कहीं जो है इलीगल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं, और साथ ही साथ इस तरीके का जो इस्लामिक स्टेट में इंक्लूड होना इट मीन्स कि हमारे इंडियन ओशन वाले रीजन जो है पूरी तरीके से इनसिक्योर हो जाना है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम है जो जिसको कि इंडिया टैकल नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इंडिया का आउटरीच, यानी कि आपको पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में इंडिया के द्वारा हमारे द्वारा काफ़ी कुछ हेल्प किया गया, काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ को हम लोग ने काफ़ी हद तक हेल्प किया। उसी में से एक मालदीव्स भी आता है जिसमें हम लोग काफ़ी अच्छा खासा हेल्प किए। इंडिया के द्वारा एक मिशन सागर चलाया गया जिसमें कि जो इंडियन ओशन रीजन नेशन है, जितने भी आपको इंडियन ओशन के चारों ओर नेशन देखने को मिलेगा, चाहे वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो साउथ ईस्ट के नेशन हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ कुछ हो, चाहे ये वेस्ट एशिया की कंट्री हो जिसमें कि आपका येमेन और ओमान आ जाता है, तो ये सारे कंट्रीज़ को जो है यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है, वो भी कोविड-19 पैंडेमिक में। तो इसको मिशन सागर कहा जा रहा है। सेकंड अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आईएनएस जो आईएनएस केसरी है, इसको यहाँ पे डिस्पैच किया गया मालदीव्स में, मॉरिशस में, सीचलिस, मडागास्कर एंड कोमोरोस, जिसके थ्रू क्या हुआ कि उन लोगों को यहाँ पे फूड आइटम्स और कोविड रिलेटेड जो मेडिसिन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है सागर एक बहुत बड़ा विजन है, वो भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये सागर क्या होता है, ये सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि इंडियन ओशन के चारों ओर जितने भी कंट्री हैं उन सब का ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये एक सागर यहाँ पे मिशन लाया गया है। सागर विजन जो है ना ये इंडियन पीएम के द्वारा 2015 में ही कहा गया था, जिसमें कि कलेक्टिव एक्शन और कॉपरेशन की बात की जाती है कि हम लोग इस रीजन में, इंडियन ओशन वाले रीजन में एडवांस पीस और सिक्योरिटी लेकर आएंगे और जो भी इमरजेंसीज है उसको एकदम तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे, और ये काम हमारे द्वारा किया भी जाता है। आप लोग देखते हो कि इस तरीके का हेल्प जो है हम लोग कोविड-19 के टाइम में अपने इंडियन ओशन वाले रीजन में तो बहुत ज़्यादा ही किए हैं। वे फॉरवर्ड में यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पे ज़रूरत है कि अपनी जो रीजनल कॉपरेशन है उसको इन्हांस करें और एक कॉमन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है जिसमें कि बहुत सारे आई थिंक कि 22 मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो उसमें ये दोनों कंट्रीज़ है, तो इसके साथ जो है इनको अपने रिलेशंस को जो है और ज़्यादा इन्हांस करना चाहिए। साथ ही साथ जो इंडियन ओशन नेवल सिम्पोशियम है इसके द्वारा भी ये इन्हांस कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग रिसेंट इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अगर देखें मालदीव्स का लेकर, और इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री है और इस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो भी स्ट्रैटेजिक सेंसिटिविटी के साथ, ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है। आइए अब हम लोग मालदीव्स के बारे में पूरा देख लिए, अब नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं जो कि है इंडिया वियतनाम। तो अभी बात क्यों निकल कर आ रहा है, क्योंकि इंडिया वियतनाम में 17 मीटिंग हुआ है बायलैटरल जॉइंट कमीशन का, वो भी किसके ऊपर, ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिक कोऑपरेशन के ऊपर। तो अब देख लेते हैं कि इस मीटिंग से क्या हाईलाइट निकल कर आए हैं। इससे पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं, क्योंकि मैप देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब भी आप आईआर पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो विदाउट मैप मत पढ़िए, क्योंकि एक कनेक्टिविटी जो लिंक है ना वो आप अच्छे से नहीं इस्टेब्लिश कर पाओगे। तो इस मैप में आप देख सकते हो कि ये हमारा प्यारा भारत, उसके बाद यहाँ पे आपको वियतनाम देखने को मिलेगा, ये जो पतली सी आपको कंट्री देखने को मिल रही है दिस इज़ वियतनाम, फाइन। अब वियतनाम की बॉर्डर किस किस कंट्री से टच हो रही है, तो ये है कंबोडिया एंड हेयर इज़ लाओस एंड ऊपर क्या है, तो ये चाइना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया और वियतनाम के साथ, तो दोनों जो है आपको यहाँ पे इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे साउथ चाइना सी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये गल्फ ऑफ थाईलैंड
थाईलैंड है, क्योंकि ये थाईलैंड है तो ये वाला रीजन गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया। हेयर इज़ अंडमान सी, हेयर इज़ बे ऑफ बंगाल। सो अगल बगल की सारी कंट्रीज़ आपको देखते चलना है। और यहाँ पे बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, तो ये सारे कंट्रीज़ में से कौन एक ऐसी कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड है? तो लैंडलॉक में आपका लाओस आता है, ठीक है, तो ये यूपीएससी के द्वारा ही पूछा गया था। सो स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एरिया। तो अब हम लोग कुछ हाईलाइट देख लेते हैं कि मीटिंग में क्या क्या किस किस टॉपिक पे बात हुआ है। सबसे पहले इकोनॉमिक और डिफेंस इंगेजमेंट हुआ है। तो इंडिया और वियतनाम के बारे में अगर हम लोग देखें तो न्यू मोमेंटम में यहाँ पे ऐड किया गया, यानी कि न्यू मोमेंटम को अपने इकोनॉमिक और डिफेंस इंगेजमेंट में लाया गया है। साथ ही साथ बात यहाँ पे सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस और मैरीटाइम जो साइंस है, न्यू टेक्नोलॉजीज है, इन पर बात किया गया है। इंडिया के द्वारा पहले ही ये लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि कितना का लाइन ऑफ क्रेडिट, जो अभी मैं बताई कि ये एक आपका फिक्स अमाउंट है जो कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को देते हैं, या बैंक जो है लोगों को देते हैं, इंडिविजुअल को देते हैं, इंस्टीट्यूशन को देते हैं, या फिर किसी कंट्री को देते हैं। तो फिक्स अमाउंट है, तो इंडिया के द्वारा पहले ही लाइन ऑफ जो क्रेडिट है वो $500 मिलियन का यहाँ पे दिया गया है। और क्यों? तो डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोक्योर करने के लिए इंडिया से। तो वियतनाम जो है वो इंडिया के साथ नेगोशिएट कर रहा है दोनों को लेकर, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल जो है, इन दोनों को लेकर जो है वियतनाम हमें नेगोशिएट कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल है, और ये आपका इंडिया और रशिया के साथ मिलकर ये मिसाइल को बनाया जा रहा है। हमारा जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है और रशिया के यहाँ पे मॉस्कोस रिवर है, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे नाम रखा गया है जिसका नाम है ब्रह्मोस, ठीक है। और आकाश मिसाइल है वन ऑफ द वेरी स्ट्रेंथ, ये आपका मिसाइल कह सकते हैं। तो इन दोनों के लिए यहाँ पे वियतनाम जो है वो नेगोशिएट कर रहा है। सेकंड, अगर हम लोग देखें तो मल्टीलैटरल और रीजनल फोरम में अगर हम लोग ऑपरेशन देखें तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर इसको इंक्लूड करके देखें तो दोनों यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर है, वो भी 2021 के लिए। अभी आपको पता है कि इंडिया जीत गए हैं सीट, वो भी 2 साल के लिए, 2021 और 2022 तक के लिए, जो कि यहाँ पे नॉन परमानेंट सीट। तो वियतनाम के द्वारा भी यहाँ पे सीट यहाँ पे जीता गया। तो उनकी स्ट्रॉन्ग अगर कन्वर्जेंस देखें इस व्यू को लेकर, जो कि बहुत सारे ग्लोबल और रीजनल इश्यूज़ में है, तो दोनों यहाँ पे अग्री होते हैं कि कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन को सेटअप करना है। वो भी क्यों? तो ये आसियान फ्रेमवर्क के तहत वियतनाम जो है वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं कि वो यहाँ पे परमानेंट मेंबर बने, यानी कि यूनाइटेड नेशन में आपको पता है कि 5 मेंबर यहाँ पे आपके परमानेंट है, जो कि 5 कंट्री है, जैसे कि आपके चाइना, रशिया, यूएस, यूके और आपका यहाँ पे फ्रांस। यहाँ पे एक बार डिटेल देख लीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो यहाँ पे आपको 5 परमानेंट मेंबर देखने को मिलेगा जिनके पास वीटो पावर है। कहने का मतलब है कि स्पेशल पावर है यूनाइटेड नेशन के तहत। तो ये 5 मेंबर है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। यहाँ पे 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो 10 कहाँ कहाँ से होते हैं? अफ्रीका से 3 मेंबर होते हैं, एशिया से 2 मेंबर होते हैं, लैटिन अमेरिका से 2 होते हैं, वेस्टर्न यूरोप और अदर से 2 होते हैं, और ईस्टर्न यूरोप से 1 होते हैं। तो ये जो सीट है ये यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यहाँ पे आपको प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएन के अंदर देखने को मिलेगा कि ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को यहाँ पे मेंटेन करते हैं। साथ ही ये सिर्फ मात्र यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन है जिनके पास ये पावर है कि वो यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि मेंबर स्टेट जो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्लाइज्ड है, यानी कि क्या इंप्लीमेंट करना है और कौन कौन मेंबर स्टेट है जो कि यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये ऑब्लाइज्ड है, ये सिर्फ ओनली आपका यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है। तो ये आपका देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो यहाँ पे ये बातें हो गई। इंडो पैसिफिक वाले रीजन में अगर हम लोग देखें तो दोनों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सहमत होते हैं बायलैटरल कॉपरेशन करने के लिए, वो भी इंडिया का जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है उसमें। साथ ही आसियान का जो आउटलुक है वो भी इंडो पैसिफिक को लेकर कि एक शेयर्ड सिक्योरिटी होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी हो इस रीजन में, सारे लोगों की एक इक्वालिटी के साथ यहाँ पे ग्रोथ हो। तो इस चीज़ को लेकर दोनों कंट्री काफ़ी ज़्यादा सहमति दिखाते हैं। अब एक एक करके दोनों के बारे में देख लेते हैं। एक है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, सेकेंड वन इज़ आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की बात करें तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था ईस्ट एशिया समिट में 2019 में, वो भी थाईलैंड में। ये इनिशिएटिव में आपको 7 पिलर्स देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात की जा रही है मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी कि जो ओशन वाला एरिया है, वियतनाम में भी आप देख रहे हो कि पूरी तरीके से पानी से घिरा है। हमारा भी सदर्न पोर्शन जो इंडिया का है वो पानी से घिरा है। तो सबसे पहले हमें जो अपना पानी से घिरने वाला जो एरिया है, टेरिटरी है, उसको सिक्योर करना है। तो उसके लिए हम लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बात करेंगे। सेकेंड टाइम मैरीटाइम इकोलॉजी पे भी बात करेंगे, क्योंकि आपको इकोसिस्टम, जो मैराइन इकोसिस्टम देखने को मिलेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड है कि हम लोग मैरीटाइम रिसोर्स की बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी होता है। जैसे कि आप देखते हो कि फूड सिक्योरिटी भी बहुत एक अहम पहलू होता है। जो भी टेरिटरी अपना ओशन के साथ अगर टेरिटरी अगर ज्वाइन करते हैं, वो अगर मीन्स ज्वाइन नहीं करते, अगर टेरिटरी के साथ उनका लिंक है, तो उसमें आप देखते हो कि फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि ओशन से मिलने वाले बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, चाहे फूड को लेकर आप बात कर सकते हो, या फिर आप लोग नेचुरल गैस, या फिर आप लोग जो है उस तरीके से
से जितने भी गोल्ड होते हैं, कॉपर होते हैं, वो सारे रिसोर्सेज मिनरल्स के भी बारे में बात कर सकते हो। फोर्थ यहाँ पे कि कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसोर्स शेयरिंग की बात की जा रही है, यानी कि ऐसा कैपेसिटी लेकर आना है जिससे कि हम लोग जितने भी रिसोर्सेज को बेटर तरीके से शेयर कर सके। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करनी है, क्योंकि हम लोग ओशन वाले एरिया से घिरे हुए हैं, तो इससे क्या होता है कि सुनामी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। एक दूसरी डिजास्टर ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि जैसे ही जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, सी लेवल राइज होते जा रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन वन ऑफ द डिजास्टर प्रोन। तो ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में भी हम लोग साथ दे रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में भी साथ दे रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे साथ भी दे रहे हैं, और ये एक पिलर भी है। साथ ही एकेडमिक कॉपरेशन करना है, ट्रेड कनेक्टिविटी करनी है और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट करनी है। तो ये सारे ऐसे 9 पिलर है जिस पे कि बात किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। इंडिया के द्वारा यहाँ पे वियतनाम को एक पार्टनर कहा गया था, यानी कि 7 पिलर्स में सबसे बेटर पार्टनर जो है वो हमारा वियतनाम ही है। सेकंड यहाँ पे बात किया जा रहा है आसियान का आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। तो यहाँ पे क्या है कि जो आसियान कंट्री है, आसियान में टोटल आपको 10 कंट्री देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इनकी जो है कॉपरेशन को प्रमोट करने की भी बात की जा रही है इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। यहाँ पे आसियान लीड जो मैकेनिज्म है, जैसे कि ईस्ट एशिया समिट है और इस तरीके का प्लेटफॉर्म जिसमें कि जो इंडो पैसिफिक कॉपरेशन है उसको इम्प्लीमेंट करना है और इनकी जो फॉर्मेट है ना उनको बेटर तरीके से प्रिजर्व करके रखना है। तो मेनली यहाँ पे बात किया जा रहा है आसियान आउटलुक का, ठीक है। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि वियतनाम हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अभी हम लोग मालदीव्स के बारे में देखें तो वैसे ही वियतनाम के बारे में देख लेते हैं। वियतनाम, आप सबसे पहले ये देखो कि ये इंडिया है तो वियतनाम इस साइड में है, यानी कि हमारे ईस्ट के साइड में है। और हमारे हमेशा जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे और आज के भी डेट में जो मोदी जी है, इन सब का एक ही है कि ईस्ट की तरफ ध्यान देना, यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी था पहले, लेकिन प्रधानमंत्री जो है आज के डेट में जो मोदी जी है वो इसको चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कहने का मतलब है कि बहुत देख ली है अब हम लोग ईस्ट वाले कंट्री को, अब उसमें काम भी करना है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे सबसे ज़्यादा जो कोर पार्टनर है हमारा वो वियतनाम है, क्रिटिकल पार्टनर भी आप कह सकते हो। साथ ही अगर देखें तो चाइना की जो यहाँ पे प्रेजेंस है वियतनाम, क्योंकि इसकी क्रिटिकल जियो स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि आप देखते हो कि जो नदन पार्ट है वियतनाम का वो चाइना से ही अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और हम लोग भी जो है चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो हम लोग दोनों जो है कहीं ना कहीं चाइना से पीड़ित वाले कंट्री हैं, क्योंकि चाइना सताता ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाली प्रॉब्लम है। इंडिया और वियतनाम में जो है एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है दोनों में, जिसमें कि आप देखोगे कि हमारे बीच में जो न्यूक्लियर पावर डेवलप करना है उसके लिए कॉपरेट करते हैं हम लोग एक दूसरे को, और जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको इन्हांस करने में काम करते हैं। टेररिज्म जो है उसके अगेंस्ट में हम लोग फाइट करते हैं। साथ ही जो ट्रांसनेशनल क्राइम है और जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसके अगेंस्ट में हम लोग काम करते हैं। तो दोनों कंट्री का एक ही मोटिव है, एक ही एजेंडा है, तो इन सारे बातों पर हम लोग काम करते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी अगर हम लोग बात करें तो वियतनाम में बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन रिजर्व देखने को मिलेगा। ये वही हाइड्रोकार्बन है जिसके लिए हमारे कंट्री में हेल्प लाया गया था, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसमें कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लोर करने के लिए मात्र एक पॉलिसी, यहाँ पे एक लाइसेंस दिया जाएगा, उसके लिए हमारे यहाँ पॉलिसी लाया गया था। तो आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी ऐसी पॉलिसी चलाई जा रही है, और वियतनाम एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स है। तो वियतनाम को यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इंडिया जो है अपने इस यानी कि एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि अपना ऑयल और जो गैस एक्सप्लोरेशन है साउथ ईस्ट चाइना सी में, तो उसमें इंडिया जो है इसको और एक्सपेंड कर सकता है। ट्रेड और इकोनॉमी की अगर बात करें तो इंडिया जो है टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर है वियतनाम का। और अगर हम लोग मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन फ्रेमवर्क में देखें तो इंडिया जो है ना वो यहाँ पे क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट लेकर आया है, जिसमें कि शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड होगा और हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट कर पाएंगे, वो भी ग्रास रूट लेवल के साथ। यानी कि जेस्टेशन पीरियड यानी कि कब से कब तक जो है आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट को जब से स्टार्ट किया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है, तो इसके बीच में जो आपका पीरियड होता है उसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो इस जेस्टेशन पीरियड में बहुत ही कम टाइम यहाँ पे रखा गया और क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है, यानी कि ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि इम्पैक्ट जो है बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो है एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड और इकोनॉमी को लेके काफ़ी बेटर हमारा जो है एक आपको देखने को मिलेगा कि संबंध है। अब देखते हैं कि इंडिया और वियतनाम का रिलेशन इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि कहाँ से निकल कर आया, कहाँ से हम लोग जो है कैसे इस रिलेशन को लेकर आगे बढ़े। तो स्ट्रॉन्ग टाइज जो दोनों कंट्री का है वो बहुत पहले से है, यानी कि आप लोग इंडिपेंडेंस के बाद से ही कह सकते हो, 1950 से हमारा जो है कोल्ड वॉर के बाद से जो है देखने को मिल रहा है। साथ ही इंडिया के द्वारा यहाँ पे वियतनाम की जो इंडिपेंडेंस है, यानी कि वियतनाम पहले फ्रांस के कंट्रोल में था, लेकिन फ्रांस से जो छुटकारा मिलाना था तो इंडिया के द्वारा काफ़ी हेल्प किया गया। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जो है इनिशियली एक
अच्छा खासा लेवल जो रिलेशन का है उसको मेंटेन करके चलता है नॉर्थ और साउथ वियतनाम के साथ। और फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो वियतनाम के साथ जो है 1972 में हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए अपनी रिलेशन को। रिलेशन जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में है वो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिलेगा 2007 में, और फर्दर इसका नाम जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2016 में रख दिया गया था। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो हम लोग वियतनाम को कैसे देखते हैं, हम लोग वियतनाम को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू देखते हैं कि हम लोग हमारे इंडिया की जितनी भी ईस्ट में कंट्री है, चाहे वो वियतनाम हो, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, बांग्लादेश, तो इन सबको हम लोग को जो है ना इस पर सही तरीके से काम करना है, तो वियतनाम भी उसी में से एक काउंट होता है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है हम दोनों के बीच में, यानी कि इंडिया और वियतनाम में जो है एक अच्छा खासा रिलेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आती ही है। तो प्रॉब्लम हमारा जो थर्ड पार्टी का इंक्लूजन है, हर एक रिलेशन में जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इंक्लूजन होता है, तो यहाँ पे भी जो थर्ड पार्टी का इंक्लूजन है वो चाइना है। चाहे हमारा रिलेशन मालदीव्स के साथ हो, वहाँ पर भी चाइना कूदता है, चाहे वो वियतनाम के साथ हो, वहाँ पर भी वो टांग लड़ाता है। तो साउथ चाइना सी में आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, यानी कि कुछ ऐसे वहाँ पे आइलैंड है जो कि चाइना क्लेम करता है कि वो उसका है और वियतनाम क्लेम करता है कि वो इसका है। तो इंडिया भी यहाँ पे काफ़ी इंगेज्ड है, यानी कि इंडिया भी जो साउथ चाइना सी वाला एरिया है उसमें इतना ज़्यादा झड़प क्यों है लोगों का, यानी कि कंट्री उसमें इतना ज़्यादा क्यों उसमें झिक करती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है ना उसमें आपको ऑयल एक्सप्लोरेशन बहुत देखने को मिलेगा, उसमें नेचुरल गैस का भंडार बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सारे जो कंट्रीज़ है वो उसी में झड़प मारते हैं। और वही चीज़ कहना है चाइना का भी कि वो उनका टेरिटरी है, वियतनाम उनका टेरिटरी है, इस तरीके से लड़ाई होते रहता है और हमारा भी पार्टिसिपेशन चलता है, यानी कि हम भी वहाँ से कम नहीं है, हम भी वहाँ से तेल वगैरह और गैस वगैरह वहाँ से एक्सप्लोर करते हैं। कल्चरल अगर हम लोग गैप देखें तो एक कहीं ना कहीं इंडिया और वियतनाम के बीच में एक बहुत ब्रॉड जो है कल्चरल गैप आ चुका है, चाहे वो कस्टम हो या लैंग्वेज हो, इस तरीके का गैप आप कह सकते हो। हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज किससे है तो थाईलैंड से हैं। वियतनाम के कंपैरिजन में आप देखोगे तो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा हम लोग क्लोज है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप लोग देखोगे कि बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, ब्राह्मिकल जो राइट्स है वो हमारे जैसा है जैसे हमारे कंट्री में है। साथ ही कंबोडिया से भी हम लोग ज़्यादा क्लोज है अगर हम लोग बात करें वियतनाम के, क्योंकि कंबोडिया में अंकोर वाट रेनोवेशन है, जो कि आप देखते हो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेम्पल मानी जाती है। तो अंकोर वाट कहाँ है? कंबोडिया में है, जो कि एक तरीके का जो कल्चर हमारा कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा देखने को मिलता है वियतनाम के कंपैरिजन में कंबोडिया और थाईलैंड के साथ। कनेक्टिविटी अगर हम लोग देखें तो दोनों कंट्री जो है ना जियोग्राफिकली अगर देखें तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये चीज़ तो अभी भी आप लोग मैप में देखे हो कि बहुत थोड़ा हम लोग दूर ही हैं। तो ये सिर्फ हमारे टूरिज्म को ही नहीं अफेक्ट करता है, बल्कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और बिजनेस जो एक्सचेंज है उसको भी इम्पैक्ट करता है। वहीं अगर हम लोग इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राईलेटरल जो हाईवे है उसमें आप देखते हो कि यहाँ पे अलाउ किया गया है कि इंडियन गुड्स जो है वो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में भी पहुँचेंगे और वहाँ से हमारे इंडिया में भी पहुँचेंगे। तो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे जो है वो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रोड है उसी के थ्रू यहाँ पे लिंकअप किया जाएगा थाईलैंड से और फिर वियतनामीज़ पोर्ट में भी। और वियतनामीज़ का पोर्ट क्या है तो डा नांग है, ये भी ध्यान रखना है। इंडस्ट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि लैंड एक्विजिशंस जो वियतनाम में होता है उसको रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। साथ ही यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उसके साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। वे फॉरवर्ड में बताया गया है कि इंडिया और वियतनाम की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ये आप देखोगे कि की है जिसके द्वारा हम लोग पीस और स्टेबिलिटी यहाँ पे ना सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में मेंटेन कर पा रहे बट इंटायर इंडो पैसिफिक रीजन में हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं। दोनों कंट्री अपने डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हुए, जैसे आईटी, एग्रोकेमिकल, एग्रो प्रोसेसिंग, ये सबको यहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए जो है एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। और हमारी जो वियतनाम के साथ टाइज़ है उसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथन करेंगे, साथ ही साथ सागर को रियलाइज़ करते हुए, विच इज़ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन। एक इनिशिएटिव है जिसमें कि दोनों अपने म्यूचुअल बेनिफिट को यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट कर सकते हैं, वो भी कहाँ तो ब्लू इकॉनमी वाले एरिया में और साथ ही साथ ओशन सिक्योरिटी में। सागर की अगर बात करें, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये इंडिया की पॉलिसी है और डॉक्ट्रिन ऑफ मैरीटाइम कॉपरेशन है इंडियन ओशन रीजन में। इससे अगर हम लोग देखें तो इंडिया यहाँ पे हमारे द्वारा ये हम लोग ये चाहते हैं कि एक अच्छा खासा इकॉनमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन होना चाहिए मैरीटाइम नेबरहुड कंट्रीज़ में। साथ ही साथ एक मैरीटाइम जो सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ है वो हम लोग इंडियन ओशन वाले रीजन में यहाँ पे मेंटेन करें। तो ये दो बातें हैं जो कि आप लोग को ध्यान रखना है। और इंडिया वियतनाम का रिलेशन जो है ये पूरी इंटायर जो आर्टिकल थी ये इसी के साथ ख़त्म होती है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब्राहम अकॉर्ड, इसको भी देख लीजिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसेंटली यूएई, इट मीन्स कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इज़राइल के द्वारा एक
बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका एकॉर्ड साइन किया गया है, जिसको अब्राहम एकॉर्ड कह रहे हैं। और इसका एम यही है कि फॉर्मल रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है इन दो कंट्री के साथ। तो ये है आपका इज़राइल, और यहाँ पे क्या हो गया, एक सेकेंड ये देख लीजिए, यूएई और इज़राइल कहा जा रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ इज़राइल की मैप है, तो मैं आपको अलग से दिखाती हूँ। कुछ और यहाँ पे क्या न्यूज़ में है वो देख लेते हैं। इस एकॉर्ड के द्वारा क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे जो यूएई और जो इज़राइल है वो एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकेंगे। और इसी के साथ साथ इज़राइल जो है वो अपना जो प्लान है, यानी कि जो वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाइड करने का जो इज़राइल का प्लान है, वो कहीं ना कहीं वो सस्पेंड भी कर सकते हैं। देखिए इज़राइल, अगर इज़राइल पैलेस्तीन की अगर आप स्टोरी बहुत सालों से जानते आ रहे हो, 1947 से स्टार्ट हुआ है, जब से पैलेस्तीन का एरिया ज़्यादा था और इज़राइल कम था, लेकिन धीरे धीरे इज़राइल के द्वारा पैलेस्तीन वाले एरिया को हड़पा गया है। आइए मैप के थ्रू समझते हैं। तो इस मैप के थ्रू देखिए 1947 में कुछ ऐसा था पैलेस्तीन वाला एरिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है ये इज़राइल ने कब्जा करना स्टार्ट किया, पैलेस्तीन वाला एरिया सिकुड़ते गया। फिर उसके बाद 1949 से यहाँ पे 67 में आप देखोगे कि पैलेस्तीन सिर्फ दो भागों में ही बट के रह गया। उसके बाद आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो इज़राइल ने पूरा कब्जा कर रखा है, सिर्फ यहाँ पे दो भागों में बटा हुआ है, और वो भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे इस मैप में कि ये जो पूरा इज़राइल है, इसमें अब यहाँ पे पैलेस्तीन था, अब यहाँ पे इज़राइल है। पैलेस्तीन कहाँ कहाँ है, तो ये एक आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि ईस्टर्न वेस्टर्न पोर्शन में आपको एक गाजा स्ट्रिप है, और दूसरा यहाँ पे आपका वेस्ट बैंक है। तो ये दो एरिया में अब पूरा पैलेस्तीन समेट के है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि तल अवीव है, तल अवीव कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे जो है ये एम्बेसडर है। साथ ही यहाँ पे आपको गोलन हाइट देखने को मिलेगा, ये मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पे एक डेड सी है जिस पे कि यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही यहाँ पे इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, ठीक है। यहाँ पे आपका सीरिया हो गया, ये लेबनान हो गया। तो नेबरिंग कंट्री भी आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं इज़राइल और यूएई, तो इनके बीच में पहले देखिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से कंट्री है, तो आपकी कनेक्टिविटी यहाँ पे बेटर तरीके से बन पाएगी। बात कर रहे हैं हम लोग इज़राइल का, तो ये है यहाँ पे इज़राइल, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे ये है इज़राइल, ठीक है। इसके ऊपर आपको लेबनान देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका इजिप्ट वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। वेयर इज़ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ हेयर, ठीक है। ये है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यहाँ पे आपको कतर भी देखने को मिलेगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आप देखोगे कि यहाँ पे ओमान के साथ साथ ही यहाँ पे सऊदी अरेबिया के साथ जो अपने टेरिटरी ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ये दोनों कंट्री के बारे में बात करें, इज़राइल से लेकर ये यूएई है। अब आइए हम लोग आर्टिकल पे चलते हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो यूएई एक पहला गल्फ कंट्री होगा जो कि इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशन ये इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। तो इसलिए ये अब्राहम एकॉर्ड जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गल्फ़ कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो गल्फ़ कंट्रीज़ किसे किसे कहते हैं, यहाँ पे 7 अरब स्टेट है, जैसे कि पर्शियन गल्फ़ जिसको बॉर्डर करता है। साथ ही ये पर्शियन गल्फ़ के चारों ओर आपको क्या देखने को मिलेगा, बहरीन है, कुवैत है, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई है। तो एक बार मैप में देख लीजिए कि गल्फ़ कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे है ये पर्शियन गल्फ़, ठीक है। इसमें आपका लोकेट नहीं है बट मैं बता देती हूँ। ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये आपका गल्फ़ ऑफ ओमान है। तो ये है पर्शियन गल्फ़। पर्शियन गल्फ़ के चारों ओर आप देखो कि क्या है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है और ओमान है। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये पहला गल्फ़ कंट्री है जो कि इज़राइल के साथ अपने रिलेशन को, डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। यूएई की बात करें तो ये 3rd अरब नेशन है जो कि इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ तो इज़राइल को मानते ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कि किस तरीके से जो है इज़राइल ने पैलेस्तीन पे कब्जा किया है। 1947 तक इज़राइल पैलेस्तीन का अस्तित्व था, लेकिन उसके अस्तित्व को मिटाने वाला कौन है, तो इज़राइल है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ इज़राइल को मानते ही नहीं है, लेकिन यूएई एक 3rd अरब नेशन बन चुका है जिसको, जो कि यहाँ पे इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। इसके पहले 1979 में इजिप्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया था, एंड देन आफ्टर 1994 में जॉर्डन के द्वारा। अगर एक डिकेड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत सारे कंसेंसस है, बहुत सारे अरब और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में, कि वो यहाँ पे ये जो इज़राइल और पैलेस्तीन का जो यहाँ पे स्टेट ऑफ जो हॉस्टिलिटी है उसको इंड अप करेंगे।
तो यहाँ पे बात यही है कि बहुत सारे ऐसे अरब कंट्रीज़ है, अरब नेशंस है और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जो कि ये चाहते हैं कि इज़राइल के द्वारा ये अग्री किया जाए कि यहाँ पे पैलेस्तीन को जो है स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए, और जब तक ये दर्जा नहीं देंगे तब तक यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी है उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे समझते हैं कि अरब और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्योंकि ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हुसैन मैक मोहन के द्वारा जो कि यहाँ पे 1959 में, इसमें क्या था कि ब्रिटिश के द्वारा सपोर्ट किया जाता था जो इंडिपेंडेंट अरब स्टेट है, वो भी अरब असिस्टेंस के, और किसके अगेंस्ट में, तो ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में। फिर 1917 में क्या हुआ कि जो वर्ल्ड वॉर आपका चल रहा था 1914 से आपका 1918 तक जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। तो इसी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बीच में ब्रिटिश के द्वारा पैलेस्तीन को ओटोमन एम्पायर से कैप्चर कर लिया गया, और ये कैसे, तो स्काई स्पाइकॉट एग्रीमेंट के साथ, यानी कि स्काई स्पाइकॉट एग्रीमेंट जो फ्रांस के साथ 1916 में किया गया। उसके बाद ब्रिटिश ने यहाँ पे पैलेस्तीन को ओटोमन एम्पायर से जो है कैप्चर कर लिया। बाद में क्या हुआ कि एक डिक्लेरेशन हुआ जिसको कि बैलफोर डिक्लेरेशन कह रहे हैं 1917 का। ब्रिटेन जो है यहाँ पे प्लेस किए कि वो पैलेस्तीन को इस्टेब्लिश करेंगे और एक नेशनल होम होगा जूइस का। जूइस एक कम्युनिटी है, तो उनके लिए यहाँ पे पैलेस्तीन को इस्टेब्लिश किया गया। ब्रिटिश के द्वारा ये मैंडेट भी किया गया, यानी कि कुछ जो है इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा जूइस के बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे पैलेस्तीन में बहुत सारे जूइस के जो है इमिग्रेंट आ रहे थे। तो वर्ल्ड वॉर जब सेकेंड स्टार्ट हुआ 1939 से, जो कि चला आपका 45 तक, तो यहाँ पे जो परसिक्यूशंस था ज्यूज़ का, जो कि नाजी जर्मनी के द्वारा किया जा रहा था, तो एक मोमेंटम था जिसमें कि ज्यूज़ के लिए डिमांड बढ़ गया था कि उनका एक अलग स्टेट हो, और स्टेट किस में, तो पैलेस्तीन में स्टेट हो। और ये आपका जो है जो नाजी जर्मनी के द्वारा जो परसिक्यूशन बहुत बढ़ गया था, तो इसलिए यहाँ पे ज्यूज़ जो है वो इस तरीके का डिमांड कर रहे थे अपने स्टेट का। तो एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आया, एक तो अरब नेशन के बीच में और साथ ही ज्यूज़ के बीच में। तो इसको पैलेस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कहा गया, या फिर आप लोग अरब इजराइल वॉर भी कह सकते हो। 1947 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पे वोट किया गया कि पैलेस्तीन को अलग करना है अरब और जूइस के बीच में। तो जो जूइस के लीडरशिप थे उनके द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया, लेकिन अरब के जो यहाँ पे लीडरशिप थे वो इस एग्रीमेंट को मानने से अलग ख़त्म कर दिए, वो इस मानने से वो अगेंस्ट में थे। साथ ही क्या हुआ कि अरब स्टेट जैसे कि इजिप्ट है, जॉर्डन है, इराक है, लेबनान है और सीरिया है, उनके द्वारा ये वॉर डिक्लेयर किया गया, और वो सब जो है ना यहाँ पे इसराइल के साथ जो है लड़ने आ गए। इसराइल इस वॉर में जीत गया था। बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे कि कैसे इसराइल के द्वारा यहाँ पे जीता गया, और जैसे ही वो जीत गया तो अपनी टेरिटरी को वो यहाँ पे बढ़ाने लगे, और पैलेस्तीन की टेरिटरी जो है वो यहाँ पे घटने लगा। तो जो अभी मैं आपको मैप दिखाई कि 1947 के बाद क्या हुआ कि पैलेस्तीन जो है धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और इसराइल बढ़ने लगा। तो ये इस तरीके के वॉर के जीतने के बाद जो है इसराइल ये सारे काम करने लगा, और घटते घटते बस दो जगह बच गया, एक तो गाज़ा स्ट्रिप है और दूसरा वेस्ट बैंक है। बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे पैलेस्तीन रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, और अल्टीमेटली यहाँ पे पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाना पड़ा 1964 में। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा वॉर होते गया, जैसे 1956 में भी वॉर हुआ, 1967 में भी 6 दिन का वॉर हुआ था, 1973 में भी वॉर हुआ था, किसके बीच में, इसराइल और अरब स्टेट के बीच में। 1993 में जाकर क्या हुआ कि PLO को साइन किया गया, और इसको ओस्लो अकॉर्ड कहते हैं इसराइल के साथ, जिसमें कि ये कहा गया कि पैलेस्तीन का जो है इंटरिम सेल्फ गवर्नमेंट होगा वेस्ट बैंक में और गाज़ा स्ट्रिप में। यानी कि चलो ठीक है, दो जगह ही पैलेस्तीन सिकुड़ के रह गया, एक तो गाज़ा स्ट्रिप में, एक वेस्ट बैंक में। तो ये दोनों जगह जहाँ पे पैलेस्तीन है तो उनका वहाँ पे अपना खुद का सेल्फ गवर्नमेंट होगा, ये आपका ओस्लो अकॉर्ड में रखा गया था। ये जो इशू था बाद में वापस से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, और एक सेटलमेंट यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया गया था इसराइल के द्वारा, जो कि इसराइल क्या कर रहे थे कि वेस्ट बैंक को वो यहाँ पे जो है कब्जा करने में लग गए थे। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसराइल अपने हरकत से बाज नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, इसराइल के द्वारा जो है ये वेस्ट बैंक है और ये गाज़ा स्ट्रिप है, तो गाज़ा स्ट्रिप को वैसे ही रहने दिया, लेकिन इसराइल जो है धीरे धीरे ये वेस्ट बैंक पे भी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पैलेस्तीन पहले बहुत हरा भरा था, लेकिन अब यहाँ पे जो है पूरा वाइट वाइट होने लगा है। तो ये हरकत आगे बढ़ते गया। 2011 में क्या हुआ कि पैलेस्तीन के द्वारा एक डिप्लोमेटिक कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था, और फिर वो जो है किसी तरीके से यूनाइटेड नेशन में अपना मेंबरशिप गेन कर पाया। और कैसे, तो पैलेस्तीन का मतलब कि स्टेट के हिसाब से। सेम ईयर क्या हुआ कि यूनेस्को के द्वारा जो है इसको फुल मेंबर का एक जो
डेजिग्नेट किया गया कि ये फुल मेंबर है। साथ ही साथ पैलेस्टीन जो स्ट्रगल है वो इंडिपेंडेंट नेशंस जो है वो यहाँ पे अभी तक चलते आ रहा है। आज के भी डेट में आप देखोगे कि पैलेस्टीन जो है अपने लिए एक स्टेटहुड का दर्जा के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी स्ट्रगल ये जारी है। तो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे आके ख़त्म हुआ, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। लेकिन अब देखते हैं कि क्यों यहाँ पे अरब स्टेट जो है ना वो इसराइल के साथ इतना इंगेज है, क्यों है। क्योंकि आप देखो कि उनकी इकॉनमी कहीं ना कहीं यहीं पे घूमती फिरती रहती है। आप देखोगे कि पेट्रो डॉलर जो फ्यूल्ड इकॉनमी है वो यहाँ पे अरब स्टेट्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है और इसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो इसराइल आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा एक लीडर है, टेक्नोलॉजी का लीडर है, वो भी वेस्ट एशिया में। और इसलिए यहाँ पे जो है इसराइल के साथ लोग जो है अपना कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, अरब नेशन बढ़ा रहे हैं। तो इसराइल में तो आप जानते हो कि पानी की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसा टेक्नोलॉजी है कि वो जितने भी वेजिटेबल्स हैं ना वो एकदम कम वाटर का इस्तेमाल करके वो वेजिटेबल्स वहाँ पे उगाते हैं। तो काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं इसराइल। उसके बाद सेकंड क्या है कि इसराइल के साथ कॉपरेशन यहाँ पे इन्हेंस करना। इसराइल बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है मिडिल ईस्ट का, और एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, चाहे वो बायोटेक वाला फील्ड हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे साइबर सर्वेलेंस हो। साथ ही आप देखोगे कि सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट से बहुत ज़्यादा थ्रेट भी है। अरब स्टेट जो है अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। जैसे इस्लामिक स्टेट जो टेरर ग्रुप था वो उनसे जो है ना अरब स्टेट को बहुत ज़्यादा डेंजर भी है। साथ ही वो चाइना ईरान को काउंटर भी करना चाह रहे हैं। यानी कि आप देखते हो कि यहाँ पे सुन्नी अरब का जो किंगडम है, यूएस और इसराइल जो है अपने रीजनल कोऑपरेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और क्यों बढ़ाते हैं, जो सिया ईरान है उसको काउंटर करने के लिए। साथ ही वो यहाँ पे थ्रेट भी है, यानी कि इस्लामिस्ट आप देखो या पॉलिटिकल इस्लाम भी देखो, उसका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्रेट होता है। एक ट्रांसनेशनल कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड, यहाँ पे भाईचारा निकल कर आता है। तो ये सारा कहीं ना कहीं रीज़न है जो कि ये इंगेज होते हैं अपना इसराइल के साथ। लेकिन क्या यहाँ पे जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इस एग्रीमेंट का, ये समझिए। यानी कि ये अब्राहम एकॉर्ड जो हुआ है, अब हम लोग इस पर बात करेंगे। ये तो हमारी पास्ट की बात थी जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अब्राहम एकॉर्ड की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे यूएई की बात करें, इस डील से क्या होगा ना कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होगा वो भी ईरान के ऊपर। और यहाँ पे बेटर टेक्नोलॉजी मिल पाएगा, जैसे चाहे वो बायोटेक के रीजन में हो, चाहे यहाँ पे हेल्थ केयर के फील्ड में हो, डिफेंस के फील्ड में हो, या फिर साइबर सर्वेलेंस हो। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना इससे एडवांटेज मिल पाएगा। इसराइल के लिए कैसे ये आपका बेनिफिट होगा, तो इसराइल को जो यहाँ पे डिप्लोमेटिक और जो इकोनॉमिक ओपनिंग मिली है वो एक बिग पावर है गल्फ में। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ भी इसको देखते हुए आएंगे, जैसे यूएई जो है अभी डील साइन किए हैं, तो मे भी यहाँ पे और भी गल्फ कंट्रीज़ जो है वो भी यहाँ पे इसराइल के साथ जो है अपनी जो रिकग्निशन है, अपनी जो रिलेशन है वो और बढ़ा सकते हैं। सऊदी अरेबिया के लिए अगर हम लोग देखें ये ब्लॉक, तो ये ब्लॉक ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी इंटरेस्ट है यहाँ पे कि वो मतलब कि यूएस और जो इसराइल है उसके साथ अलाइन होंगे, यानी कि ईरान, मुस्लिम ब्रदरहुड, ये सारे की चीज़ों के ऊपर जाकर वो यहाँ पे अलाइन होंगे और उनका जो सपोर्ट है पैलेस्टीन के लिए वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। साथ ही अगर यूएसए के लिए देखें तो ये जो एकॉर्ड है ये कैसे यहाँ पे देखा जा रहा है, तो यहाँ पे यूएस को अलाउ किया जाएगा कि वो अपने जो पाइवट्स है, यानी कि जो ट्रम्प का पीस है, प्रॉस्पेरिटी प्लान जो है वो, यानी कि जो इसराइल पैलेस्टीन को जो कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लान लेकर आते हैं ट्रम्प साहब, तो उनके लिए यहाँ पे उनको अलाउ किया जाएगा कि और भी वो इस तरीके का एग्रीमेंट करे जिससे कि यहाँ पे ईरान चाइना जो डील है ना उसको वो काउंटर कर सके और जो यहाँ पे ईरान पैलेस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं शांत हो सके। पैलेस्तीन के लिए कैसे ये बेनिफिट है, तो अगर हम लोग पैलेस्टीन के लिए देखें तो वो इसको बहुत ज़्यादा जो है आज के डेट में फिगर आउट नहीं कर रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इससे फ़ायदा होगा। पैलेस्तीन तो ये चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट स्टेटहुड हो, तो उनका तो सबसे पहले तो यही उनका डिमांड है। साथ ही इजिप्ट और इसराइल पीस डील की अगर हम लोग बात करें तो एक ऑटोनोमस यहाँ पे सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी था वेस्ट बैंक और गाज़ा में। जॉर्डियन इसराइली ट्रिटी भी है जो कि यहाँ पे इसराइल के बाद ही आया था, यानी कि जब इसराइल ये एग्री हो गए थे कि ठीक है पैलेस्टीन अथॉरिटी बनाया जाएगा वेस्ट बैंक और गाज़ा में, तो उसके बाद जॉर्डियन इसराइली ट्रीटी भी आया था। तो ये दोनों भी याद रखना है कि इजिप्ट इसराइल पीस डील भी है और जॉर्डियन इसराइल ट्रीटी भी है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जैसे ये डील जो है काफ़ी पोटेंशियल है कि कहीं ना कहीं अरब इसराइल जो रिलेशन है वो एक तरीके से अच्छा हो पाएगा। तो इससे ये देखने को मिल रहा है कि कैसे अरब कंट्रीज़ जो है अब डीकपल हो पा रहे हैं अपने आप में, यानी कि पैलेस्तीन के जो क्वेश्चन है उससे वो डीकपल हो पा रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है अब ये निकल कर आ रहा है कि क्या यूएई भी यहाँ पे एबल है कि वो यहाँ पे जूइस स्टेट को कन्विंस कर पाएंगे, यानी कि उनका जो यहाँ पे स्टेटहुड का दर्जा है वो यहाँ पे उनको दे पाएंगे पैलेस्टीन टेरिटरीज़ में। तो ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चंस के फॉर्म में निकल कर आ रहा है, तो देखना है आगे कि कैसे क्या होगा। बट ये एक बहुत अच्छा मूव है जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं कि अरब और इसराइली रिलेशंस जो है कहीं ना कहीं बेटर हो पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे तो हमारी ये ख़त्म हो गई।
लेकिन पॉसिबल सिग्निफिकेंस भी देखते हैं कि इंडिया के लिए इस डील से क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। तो पीस और स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया में होगा। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग ऑयल बहुत ज़्यादा खरीदते हैं वेस्ट एशिया से, तो अगर वहाँ पे शांति और पीस और स्टेबिलिटी होगा तो ये एक बिग अप्रोचमेंट होगा, जो कि ट्रेडिशनल एडवर्सरीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है वेस्ट एशिया में, चाहे वो इसराइल हो या अरब हो। ये इंडिया के लिए काफ़ी यहाँ पे बेनिफिशियल होगा एनर्जी सप्लाई को लेकर, या फिर आप लोग देखते हो कि पॉपुलेशन भी हमारी बहुत ज़्यादा है। यूएई की बात करो या गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करो, उसमें हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पे एंगेज होते हैं, साथ ही एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। क्योंकि आप देखते हो कि वहाँ पे किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम इंडियंस को क्यों होता है, क्योंकि हम लोग की क्रूड ऑयल पे जो है ना आँच आ जाती है, नज़र लग जाती है। कभी प्राइस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी प्राइस ज़रूरत से कम हो जाता है, कभी तो हमें तेल भी नहीं मिलता। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के लिए। सेकंड है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। 2 स्टेट प्रॉब्लम है, 2 स्टेट कॉन्फ्लिक्ट आप कह सकते हो, जो कि इसराइल और पैलेस्तीन को कहा जाता है। तो इसको यहाँ पे 2 स्टेट सॉल्यूशन जैसा देखने को मिल रहा है कि हाँ ठीक है, और इंडिया के द्वारा हमेशा सपोर्ट किया गया है 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर। टाइज अगर हम लोग देखें ईरान के साथ, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है। इंडिया जो है एक प्रोमिनेंट स्टेक है ईरान में, क्योंकि आपको पता है कि ईरान में हमारे द्वारा चाबार पोर्ट भी बनाया जा रहा है, जिससे कि हमारा एक सेंट्रल जो एशिया है उसके द्वारा उसमें एक रूट भी है। चाबार पोर्ट बनाकर हम लोग अफगानिस्तान में रीच कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग सेंट्रल एशिया में रीच कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी हो सकता है। साथ ही ये जो डील है एक नया अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है कि हम लोग एक अच्छा खासा रोल प्ले करें रीजनल सिक्योरिटी को लेकर और इस रीजन में स्टेबिलिटी को लेकर। तो इंडिया के द्वारा एक स्पेशल रिलेशन यहाँ पे यूएई और इजराइल के साथ जो है यहाँ पे आपका स्पेशल जो रिलेशन है उसको एंजॉय किया जाएगा। तो चारों ओर से आप देखोगे तो इंडिया के लिए ये जो एकॉर्ड है ये हैप्पी वाला ही है, अच्छा ही है, कहीं से हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे वेस्ट बैंक के बारे में। तो जैसे गाज़ा स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये वेस्ट बैंक है, यानी कि जो जॉर्डन रिवर है ना, जॉर्डन कंट्री आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से एक रिवर निकलती है, जॉर्डन रिवर है, उसके वेस्ट में देखने को मिलेगा। और ये इसराइल को नॉर्थ से बॉर्डर करता है, वेस्ट और साउथ से, और ईस्ट में देखेंगे तो ये आपका जॉर्डन है। 6 डे जो वॉर चला था 1967 का, तो वेस्ट बैंक जो है वो यहाँ पे इसराइल के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। दोनों इसराइलीज़ और जो पैलेस्टीनियंस थे उनकी राइट यहाँ पे वेस्ट बैंक में देखने को मिला था कि वो इस टेरिटरी के लिए, अपने हक के लिए वो लड़ रहे थे। पैलेस्टीन जो है जो कि वेस्ट बैंक में रह रहे थे और वो इसराइली मिलिट्री रूल के तहत रह रहे थे, उनको बहुत ही लिमिटेड सेल्फ रूल का था, यानी कि वो अपने हिसाब से वो कुछ भी बहुत कम चला पा रहे थे। अगर आज के डेट में अगर हम लोग देखें वेस्ट बैंक में, तो 132 इसराइली सेटलमेंट्स है वहाँ पे, 124 अनऑथराइज सेटलमेंट्स है, साथ ही साथ मिलिट्री आउटपोस्ट भी है जो कि वेस्ट बैंक में देखने को मिलेगा। सो दिस डिटेल इज़ ऑल अबाउट द वेस्ट बैंक। क्योंकि वेस्ट बैंक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, अब्राहम एकॉर्ड के बाद तो और भी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको एक एक पॉइंट इसके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो रीजन है, यानी कि जो हम लोग अरब या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करते हैं, वेस्ट एशिया की बात करते हैं, तो ये यूएस के लिए कितना ज़्यादा ये सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही यहाँ पे टेररिज्म भी बहुत ज़्यादा पनपता है, तो यूएस जो है ये काफ़ी हाईलाइट करते हैं कि जो टेररिज्म है ना वो यहीं से निकल कर आता है। और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे यूएस नेवी के द्वारा यहाँ पे ज़रूरत होता है, काफ़ी ग्लोबल कमर्शियल ट्रैफिक भी है ये मिडिल ईस्ट का, जिसमें कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो देखोगे ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पे तेल आपका तेल वाले जो वेजल्स होते हैं बड़े बड़े, वो यहाँ से आपके क्रॉस होते हैं। बब एल मंदेब स्ट्रेट है और साथ ही साथ स्विस कैनाल है। तो ये तीनों ऐसे बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि आपका वेस्ट एशिया में ही देखने को मिलेगा। ईरान इशू भी है, क्योंकि यूएस के द्वारा सैंक्शन लगाया गया था ईरान में, और कई बार क्लेम भी किया जाता है कि ईरान जो है न्यूक्लियर डील को जो भी पॉलिसी, न्यूक्लियर डील की जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं करते। तो ईरान जो है यूएस जो है वो जो ईरान न्यूक्लियर डील था उससे बाहर निकल गए हैं, और ईरान के ऊपर जो है सैंक्शन भी लगा दिया गया है कि वो अपने तेल को बेचेंगे नहीं, उनसे कोई परचेज़ नहीं करेगा। तो इस तरीके का काम चलते रहता है यूएस के लिए, तो इसलिए ये जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा मैप में देख लीजिए, ये है बब एल मंदेब, ठीक है, ये बब एल मंदेब है, ये रेड सी है, इसी के ऊपर इजिप्ट के पास आपको स्विस कैनाल देखने को मिलेगा, ये गल्फ़ ऑफ एदेन है। तो सबसे पहला जो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये स्विस कैनाल ही है, उसके बाद ये बब एल मंदेब है जो कि एकदम पतला सा गली है ये, और यहीं से आपके जो है ऑयल वेजल्स पास होते हैं। इसी के ऊपर आप देखोगे जहाँ पर मैं बताई थी कि अभी पर्शियन गल्फ़ है, वहीं पर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखने को मिलेगा। सो इस फिगर में आप, इस मैप में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो है स्विस कैनाल है, ठीक है, यहाँ पे आपका बब एल मंदेब है, ये आपका रेड सी हो गया, एंड दिस इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड दिस इज़ पर्शियन गल्फ, ठीक है, ये आपका जो है गल्फ ऑफ ओमन हो गया,
इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन आपको ध्यान रखना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इसलिए यूएस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अब्राहम अकॉर्ड। अब एक और आर्टिकल बची हुई है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा आप लोग, काफ़ी लंबा हो चुका है लेक्चर, बट कोई ना, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा देर की लेसन ले रही हूँ। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। रिसेंटली ट्रेड मिनिस्टर जो इंडिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, जापान के हैं, उनके द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, वो भी सप्लाई चेन रेजिलियंस लेकर। ये पहली बार प्रपोज किया गया था जापान के द्वारा, और एक लाइक माइंडेड कंट्री है, यानी कि जो एक जैसा सोचते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, तो वो इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करेंगे। तो अब और देख लेते हैं इसके बारे में, कैसी इनिशिएटिव है। ये एक तरीके का अप्रोच है जिसमें कि कंट्रीज़ को हेल्प किया जाएगा, यानी कि डिफरेंट तरीके का जो रिस्क है ना, उसको सप्लाई किया जाएगा, यानी कि सप्लाई रिस्क होगा यहाँ पे आपका, और इसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड किया जाएगा। अनएंटिसिपेटेड इवेंट है, यानी कि मान लीजिए कि चाहे नेचुरल हो, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर में आपका सुनामी है, अर्थक्वेक है, या फिर इवन पेंडेमिक हो जैसे कि अभी कोविड-19 है, या फिर कोई मैन मेड हो, मान लीजिए कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि लोगों को जो है ना कहीं सप्लाई डिसरप्ट हो जाता है, जैसे अभी आप लोग देख सकते हो पेंडेमिक में कैसे हुआ, तो सप्लाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस तरीके के जो सप्लाई नहीं हो पाता है, इसी को यहाँ पे टैकल करने के लिए लाया गया है, जिससे कि एडवर्सली बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है हर एक कंट्री में ये यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, SCRI का ऑब्जेक्टिव यही है कि FDI को अट्रैक्ट करना है, जिसमें कि हम लोग इंडो पैसिफिक वाले रीजन को जो है इकोनॉमिक पावर हाउस बना सके। साथ ही एक म्यूचुअली कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप लेकर आना है जितने भी पार्टनर्स कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। तो ग्लोबल अगर हम लोग सप्लाई चेन की अगर बात करें, तो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है एक तरीके का नेटवर्क होता है जिसमें कि मल्टीपल कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ जो है कनेक्ट होते हैं, और यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का जो है आपका सप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया से आपका जो है वियतनाम में जाता है सामान, इंडिया से आपका मालदीव्स में जाता है सामान, इंडिया से आपका US में जाता है, इंडिया से वेस्ट एशिया में जाता है, इंडिया से आपके म्यांमार में जाता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है ग्लोबल सप्लाई हो गया। इसी के साथ चाइना से भी इंडिया में आता है, चाइना से भी मालदीव में जाता है, चाइना से भी वियतनाम में जाता है। तो ये सारा आपका ग्लोबल सप्लाई चेन है, जिसमें कि यहाँ पे सारे कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ को यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, और सप्लाई होता है गुड्स और सर्विसेज का। साथ ही अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसमें आज के डेट में क्यों फोकस कर रहे हैं, तो सबसे पहला कि कोविड-19 का इम्पैक्ट, क्योंकि कोविड-19 में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के कारण जो सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे टूट चुका था, और सप्लाई चेन जो जिस तरीके से यहाँ पे टूटा है, जिस तरीके से डिसरप्ट हुआ है, उससे बहुत सारे कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो सप्लाई चेन जो है वो काफ़ी हेविली डिपेंडेंट होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान सही समय पर नहीं पहुँचता है, या फिर बहुत दिनों तक नहीं पहुँचता है, तो उस कंट्री की जो है अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगा। साथ ही जैसे US चाइना ट्रेड टेंशन था, तो इससे क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया ग्लोबलाइजेशन में, क्योंकि आप समझते हो कि दोनों जो है चाइना में अगर इस तरीके का टेंशन है, तो चाइना आप जानते हो एक्सपोर्ट हब कंट्री है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इवन इंडिया भी डिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे ट्रेड टेंशन चल रहा था, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो यहाँ पे गुड्स एंड सप्लाई था, वो कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो इनपुट है उसको सप्लाई करने के लिए मैनेज किया जाएगा, यानी कि सप्लाई चेन को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना है, और ये क्रिटिकल होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके का अगर रिस्क है तो इसको यहाँ पे मैनेज करना है हमें। साथ ही ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशन जो चाइना के साथ है उसको देख के चलना है, क्योंकि इंडिया यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि इंडिया के द्वारा कई बार हम लोग देखे कि हम लोग खुद ही जो है चाइनीज़ इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे देखते हैं कि चाइना जो है अपने कुछ भी कचड़े को या फिर सस्ते दाम में जो है ना, बहुत ज़्यादा सस्ते दाम में हमारे कंट्री में डंप कर देता है। तो उसके लिए हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगाते हैं, सेफ गार्ड भी लगाते हैं ड्यूटीज़। तो ये सारी चीज़ें लगाते हैं, और हम लोग नहीं चाहते कि चाइना अपनी कुछ भी जो है सबसे सस्ते माल को हमारे यहाँ डंप कर दे और हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो है वो हर्ट हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग काउंटर करने के लिए चाइना के इंपोर्ट को कई बार रेस्ट्रिक्ट भी करते हैं, और हम ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ भी है जो कि रेस्ट्रिक्ट करते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि कॉपरेशन भी यहाँ पे जो भी पार्टनर कंट्रीज़ होंगे इसके अंदर, उनके बीच में कॉपरेशन इन्हांस करना। 2019 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे GDP जो 3 कंट्रीज़ का है वो यहाँ पे $9.3 ट्रिलियन तक का था, और उनके मार्केटाइज गुड और सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें, इनकी ट्रेड कितनी थी, तो 2.7 यहाँ पे ट्रिलियन डॉलर और 0.9 ट्रिलियन डॉलर तक का था। वहीं अगर हम लोग ये तीनों कंट्री की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US, तो ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो कि US के साथ यहाँ पे पार्ट है। जैसे आप देखोगे कि क्वाड कंट्री यहाँ पे, क्वाड जो
आपका ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, तो इसमें 4 कंट्री है, जैसे कि एक इंडिया है, जापान है, साथ ही यूएस है और चौथा कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। तो हम लोग जो ये यहाँ पे SCRI लेकर आए हैं, तो इसमें 3 कंट्री जो है वो क्वाड कंट्रीज़ का भी पार्ट है। साथ ही हमें यहाँ पे सप्लाई चेन को और ज़्यादा बढ़ाना है इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। तो यहाँ पे हम लोग आसियान कंट्री के साथ मिलकर काम करेंगे। आसियान स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन के साथ मिलकर काम करेंगे, जिसमें कि हमारा जो सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग जो चेन है ना, वो और ज़्यादा बढ़ पाएगा। और किसी भी तरीके का अगर एक्सटर्नल शॉक होता है या इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे मैनमेड हो, या किसी भी तरीके का हो, उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर पाएंगे और किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम निकल कर नहीं आएगा। तो ये है यहाँ पे SCRI का फंडा, और इससे क्या यहाँ पे हमें फ़ायदा होगा और कंट्री को फ़ायदा होगा, और हम इस पर क्यों फोकस कर रहे हैं और ये क्या है, इसके बारे में डिटेल आपको पता चल गया। तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के बारे में ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का ये लेसन कंप्लीट होता है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इकॉनमी, और जल्दी फास्टर तरीके से ही चलेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। और आज का लेसन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, इसी के साथ आंसर ज़रूर दीजिएगा। उसके अलावा कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। डेली आपको मॉर्निंग में 9 AM को ये लेसन आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप लोग को डेली अपनी स्केड्यूल आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो, क्योंकि मैं टाइम यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ। टाइम फिक्स रहता है, तो आप लोग जो है एक सही तरीके से डेली एक टाइम आप लोग फिक्स कर लीजिए कि 9 बजे आप लोग को हमारी यहाँ पे विज़न आइज़ की मैगजीन की लेसन आपको डेली देखनी है। डेली मीन्स डेली होता है, कभी कभी अगर मिस हो जाए तो समझिएगा कि मैं कहीं ना कहीं बिजी हो गई, इंगेज हो गई, इसलिए लेसन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाई। बट डेली मैं कोशिश करूँगी कि 9 बजे आपको यहाँ पे शार्प 9 बजे आपको यहाँ पे लेसन मिल जाएगी। तो आप लोग उस हिसाब से अपने स्केड्यूल को अपना जो है फिक्स कर सकते हो कि कब क्या देखना है, नहीं देखना है। डेली आप लोग 1 घंटे भी पढ़ते जाओगे ना, तो आपका ये मैगजीन बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास सफिशिएंट टाइम होंगे कि आप आराम से इसको रिवाइज कर सको। तो इसलिए किसी भी तरीके का टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़िए और बस पढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए। एक दिन आपका भी नंबर ज़रूर आएगा और आप भी क्लियर ज़रूर करोगे जो भी एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।